वेलकम बैक टू टेक्टोनिक विद मुंजीर। और पिछले एपिसोड में मैंने आपको डीप सीक के बारे में एक्सप्लेन किया था कि डीप सीक क्या है, ओपन एआई के साथ डीप सीक की राइवलरी कैसे चल रही है। आज इस एपिसोड में बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। इंडिया इस रेस में कहाँ है, एआई के रेस में इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। अब आपको पता ही होगा कि डीप सीक के आ जाने के बाद जो यूएस की मोनोपोली थी एआई स्पेस में वो ख़त्म होती दिख रही है। वजह ये कि डीप सीक एक छोटा सा स्टार्टअप, महज 50 लोग और 2000 जीपीयू के साथ कंपनी ने ऐसा एलएलएम ट्रेन किया जो कि यूएस मार्केट को ऑलरेडी डिसरप्ट कर चुका है। ऑलमोस्ट $1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स वाइप आउट हो गए हैं यूएस मार्केट से, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ वो हुआ एनवीडिया को। तो मार्केट पूरा गिरा हुआ है यूएस का। चाइना काफ़ी एआई स्पेस में आगे जा चुका है और अब सवाल ये उठता है कि इंडिया क्या कर रहा है। जवाब यह है कि इंडिया ने भी पिछले साल एआई मिशन के तहत लगभग 10,000 करोड़ रुपए इसके लिए अलॉट किए हैं एआई इनोवेशन के लिए। अभी जब डीप सीक का उदय हो गया, जब चैट जीपीटी बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुका है और डीप सीक चैट जीपीटी से टक्कर ले रहा है, इसी बीच भारतीय आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कुछ बातें कहीं जो इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि 8 से 10 महीने के अंदर इंडिया के पास अपना एलएलएम यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल होगा और इंडिया भी एआई स्पेस में काफ़ी आगे चला जाएगा। सवाल उठता है कि इंडिया एआई रेस में इतना पीछे क्यों दिखता है। इसका जवाब इस बात में है कि यूएस जो है उसने कई देशों में एआई चिपसेट को एक्सपोर्ट करने पे रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है। रेस्ट्रिक्शन न सिर्फ इंडिया के लिए है बल्कि चाइना के लिए भी। इनफैक्ट चाइना के लिए ही कंपनी ने फर्स्ट प्लेस पे ये पॉलिसी बनाई थी कि यूएस से जो एआई चिप हैं वो चाइना एक्सपोर्ट नहीं हो सकते। अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो चिप है वो क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। वो कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एआई स्पेस के लिए, स्पेशली एलएलएम को ट्रेन करने के लिए। लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर की ज़रूरत पड़ती है जो कि इंडिया के पास उतने अमाउंट में नहीं है। 18,000 जीपीयू डिप्लॉय होने की बात की जा रही है सरकार की तरफ से, बट अभी बताया जा रहा है कि 10,000 कुछ समय में रेडी हो जाएंगे जिसे रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें तो अभी होंगी और 8-10 महीने लगेंगे इन सबको आने में। और आपको पता होगा कि कैसे हर दिन एआई के स्पेस में कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है और कोई ना कोई एक दूसरे को पीछे करके आगे होता जा रहा है। लेकिन इंडिया का अपना एलएलएम आने में अभी भी काफ़ी समय है। तो सवाल एक और है, वो ये कि हम ऑलरेडी क्यों इस रेस में पीछे दिख रहे हैं। वजह बहुत सारी हैं। एक वजह यह भी दिखती है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी आरएनडी में इंडिया यूएस और चाइना के मुकाबले काफ़ी कम खर्च करता है। यूएस दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी है, दूसरे नंबर पे चाइना आता है, तीसरे नंबर पे इंडिया आता है। बट अगर बात करें आरएनडी पे खर्च की तो यूएस और चाइना मिलकर के ऑलमोस्ट 5 से 7% अपने जीडीपी का खर्च करते हैं आरएनडी पे। बट इंडिया की बात करें तो वो 1% से भी कम आरएनडी पे खर्च करता है। तो इससे भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अगर इस तरीके से कम खर्च आरएनडी पे किए जाएंगे तो वो जो विजनरी चीज़ें हैं, जो आगे की चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगी और उसका असर देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज़, यूएस ने जो रेस्ट्रिक्शन लगाई हैं एआई चिपसेट पे मोनोपोली बनाने के लिए, उसका असर इंडिया पर भी पड़ता है क्योंकि इंडिया भी यूएस से एआई चिपसेट इंपोर्ट नहीं करा सकता। लेकिन अब ये सैंक्शन तो चाइना पे भी लगे थे, यानी चाइना को भी चिप नहीं जा रहे थे यूएस से। बट चाइना ने कैसे कर लिया? बिकॉज चिप की जहां तक सवाल है, आपको ऐसा लगता होगा कि चाइना के पास चिपसेट का बिल्कुल अंबार सा है, जीपीयू का अंबार सा है, बट ऐसा नहीं है। वो भी दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं और ऑलरेडी यूएस से वहां इंपोर्ट नहीं हो पाता। तो सेम सिचुएशन इंडिया के लिए भी है, सेम सिचुएशन चाइना के लिए भी है और थी भी वैसी सिचुएशन। ये सिचुएशन नई नहीं बनी है, पहले से ही एक्सपोर्ट पे बैन लगा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल एनवीडिया अपने चिप किसी को नहीं देती है दूसरे कंट्रीज में, स्पेशली एआई चिपसेट। तो चाइना ने कैसे कर लिया? चाइना ने बहुत सारे चिपसेट जो हैं वो कहीं कहीं से किसी तरीके से इंपोर्ट कराए और डीप सीक जैसी कंपनी ऑलमोस्ट 2000 जीपीयू के साथ ही उन्होंने अपना एलएलएम ट्रेन कर लिया और लॉन्च कर दिया R1, डीप सीक R1। इंडिया में ब्रेन की कमी नहीं है, इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा और हर बार हम इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट करते हैं कि लुक, गूगल का सीईओ कौन है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है, या फिर दुनिया भर की जितनी सारी बड़ी कंपनियां हैं, फॉर
स्पेशली यूएस की टेक जाइंट्स, उसके सीईओ या फिर की ऑफिशियल्स इंडियन हैं। तो इस चीज़ को लेकर के हम काफ़ी प्राउड तो फील करते हैं, बट ये नहीं सोचते हैं कि ये आखिर वहाँ क्यों है, यहाँ क्यों नहीं है। चाइना एआई की रेस में यूएस को पीछे छोड़ता क्यों नज़र आ रहा है, हम क्यों नहीं यूएस को पीछे या फिर चाइना को पीछे छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि चाइना, हम यूएस से अगर डायरेक्ट कंपैरिजन इंडिया का ना भी करें, बट चाइना के साथ तो किया जा सकता है, बिकॉज चाइना और इंडिया की हालत शुरुआत से, इंडिपेंडेंस से एक जैसी ही थोड़ी बहुत रही है, स्पेशली टेक फील्ड में। और यूएस हमेशा से समझता था कि चाइना टेक में आगे जा ही नहीं सकता है। इंडिया एआई के रेस में शुरुआत इंडिया ने लेट से करी, और इंडिया के जितने सारे टैलेंट हैं वो दूसरे जगह जा कर के काम करते हैं, यूएस में जा कर के बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं। परप्लेक्सिटी एआई का नाम सुना होगा आपने, उसके भी जो फाउंडर हैं वो भी इंडियन हैं, बट वो एक्स पे अपना ग्रीन कार्ड का रोना रोते रहते हैं कि हमें ग्रीन कार्ड यूएस का कब मिलेगा। तो अब ये भी सवाल आता है कि क्यों चला जाता है इंडिया का टैलेंट बाहर काम करने के लिए। वजह ये भी है कि पैसा वहाँ ज़्यादा मिलता है, इंडिया में कम पैसा मिलता है बहुत सारी कंपनियों में, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इंडिया में बहुत कम खर्च करती हैं कंपनियाँ। सरकार की ही बात हम नहीं कर रहे हैं, बट दूसरी जो टेक जाइंट हैं वो भी इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत कम काम करती हैं। बोलने के लिए तो सारी कंपनियाँ कहती हैं कि हम एआई पे बहुत काम कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो एआई को यूज़ करती हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने में, अपने सर्विसेज को बढ़ाने में, एक्सपैंड करने में। बट लैंग्वेज मॉडल जैसे डीप सीक लेकर के आ गया, जैसे ओपन एआई लेकर के आ गया, किमी एआई आ गया, यूएस में बहुत सारे ऑलरेडी एलएलएम आ चुके हैं, बट इंडिया के पास अनफॉर्चुनेटली अभी तक अपना कोई लार्ज लैंग्वेज मॉडल नहीं है। तो हम काफ़ी ऑलरेडी पीछे हो चुके हैं, और अब जब इस रेस में हमने शुरुआत कर दी है, तो अब ये सोचना ज़रूरी है कि 15,000 जो 15 से 18,000 जीपीयू डिप्लॉय करने की बात अश्विनी वैष्णव कर रहे हैं, 8 से 10 महीने का टाइमलाइन तो दिया है, बट अगर सोचा जाए तो ये काफ़ी टाइट शेड्यूल है, क्योंकि एक एलएलएम ट्रेन करने में, एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को फुल फ्लेजेड ट्रेन करने में, जिसका स्केल बड़ा हो, काफ़ी समय लगते हैं। इंडिया में हार्डवेयर की कमी है, जीपीयू इंडिया में नहीं बनते, जीपीयू इंपोर्ट करना पड़ता है दूसरी जगह से, और जो पुराने जीपीयू मॉडल्स को चाइना लेकर के एनवीडिया का जो पुराने जीपीयू से ट्रेन कर चुका है एलएलएम, इंडिया भी ऐसा कर सकता था। हो सकता था कि डीप सीक जैसा जो एलएलएम है इंडिया से ही निकल करके आ जाता, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ है। इंडिया एआई स्पेस में इस वजह से भी काफ़ी पीछे दिखता है, क्योंकि हार्डवेयर की प्रॉब्लम है, हार्डवेयर काफ़ी लिमिटेड है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और जो रिसर्च एंड इनोवेशंस पे जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए कंपनियों को, वो भी एक प्रॉब्लम है। एक मैं इंसिडेंट बताऊंगा, विशाल सिक्का का अगर आपने नाम सुना होगा, तो विशाल सिक्का को एक समय पे इन्फोसिस का सीईओ बनाया गया था। नारायण मूर्ति आप जानते ही हैं, जो लोगों से 90-90 घंटे काम कराना चाहते हैं। नारायण मूर्ति ने जब विशाल सिक्का सीईओ बने थे इन्फोसिस के, और वो एआई स्पेस में काफ़ी काम करना चाहते थे, तो नारायण मूर्ति ने कहा कि ये टेकी इंसान है, तो उनसे उनकी अनबन होती रही। इवेंचुअली उन्हें स्टेप डाउन होना पड़ा, सीईओ की कुर्सी छोड़नी पड़ी। तो विशाल सिक्का एक एग्जाम्पल है कि जिन्होंने एआई इनोवेशन को काफ़ी बढ़ावा देने की कोशिश करी थी, बट चूंकि नारायण मूर्ति इस से अग्री नहीं करते थे, उनका ये मानना था कि एआई को लेकर के इतना कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि कैसे इंडिया में अगर कोई फ्यूचर लुकिंग काम करने की कोशिश करता है, विजनरी चीज़ करने की कोशिश करता है, तो कई बार कंपनियों की तरफ से रोड ब्लॉक और हर्डल लगा दिए जाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, हम कुछ और काम करते हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इंडिया छोड़ करके दूसरे कंट्री चले जाते हैं, यूएस चले जाते हैं, और वहाँ टॉप में जा करके बैठ जाते हैं, लाइक सत्य नडेला, सुंदर पिचाई, ऐसे नामों की लिस्ट बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ यह है कि इंडिया में अभी एआई स्पेस को लेकर के जितना काम हो रहा है, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, लाइक ओला का कृत्रिम, जो कि ऑलमोस्ट फ्लॉप हो चुका है, उतना खास कुछ कर नहीं पा रहा है, इवन दो अभी उनके बहुत सारे काम बचे हुए हैं, बट अभी तक उन्होंने कुछ सॉलिड लॉन्च नहीं किया है, जिससे ये होप मिल सके कि इंडियन कंपनी भी एलएलएम में काफ़ी आगे जाएंगी। इनफैक्ट इंडिया में एआई का यूटिलाइजेशन बहुत तगड़े तरीके से हो रहा है। तो अब क्या ये समझा जाए कि इंडिया एआई का एक कंज्यूमर, सबसे बड़ा कंज्यूमर बनेगा, या फिर एआई रेस में आगे जाएगा? आगे जाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये करनी पड़ेगी कि आर&डी में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा,
जीपीयू प्रोक्योर करने पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब जीपीयू क्या होता है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका काम होता है कि जो पैरेलल टास्क होते हैं, हाई एंड जीपीयू पैरेलल टास्क परफॉर्म करते हैं। और पैरेलल टास्क परफॉर्म करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप एलएलएम को ट्रेन करते हैं या फिर एलएलएम को यूज़ करते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल को बहुत ज़्यादा डेटा के साथ ट्रेन करना पड़ता है, तभी वो काम करता है। जितना ज़्यादा डेटा के साथ ट्रेन करेंगे उतना आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। ज़्यादा डेटा से ट्रेन करने का मतलब ज़्यादा जीपीयू की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हम लैग कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि हम जीपीयू कैसे प्रोक्योर करें, कहां से प्रोक्योर करें, एनवीडिया के साथ कैसे पार्टनरशिप की जा सकती है। इनफैक्ट एनवीडिया ने पार्टनरशिप की है, बट जो हाई लेवल के एआई चिपसेट वो यूएस को देता है, यूएस की ही कंपनी है, उसको देता है। वो चिपसेट इंडिया नहीं आने वाले हैं इन नियर फ्यूचर। तो इंडिया को अपना होम ग्रोन जीपीयू बनाने की भी कोशिश करनी पड़ेगी। उसके लिए हो सकता है अलग अलग कंपोनेंट दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट भी करने पड़े, तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एआई की ही रेस नहीं है, ये पूरी इकोनॉमी इससे डिसरप्ट हो सकती है। हमने एग्जाम्पल देखा है कि डीप सीक नाम का जो स्टार्टअप है, उसने यूएस के ऑलमोस्ट $1.5 ट्रिलियन वाइप आउट कर दिया मार्केट से। $1.5 ट्रिलियन का मतलब ये होता है कि रिलायंस जैसी कई कंपनियां उसमें समा जाएंगी। $500 बिलियन अकेले सिर्फ एनवीडिया के साफ हो गए। $500 बिलियन में मास्टर कार्ड जैसी कई कंपनियां शामिल हो सकती हैं, यानी उनका जो मार्केट कैप है वो 500-600 बिलियन डॉलर का है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये, अगर आप इसे सिर्फ टेक्नोलॉजी की रेस समझ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि क्या ज़रूरत है एआई में इंडिया को करने के लिए, बिकॉज इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं। बट यहाँ पर लड़ाई मोनोपोली की चल रही है। यहाँ पे लड़ाई इस बात की चल रही है कि ओवरऑल टेक वॉर में लीड कौन करेगा। और अभी जो स्थिति बनी हुई उसे देख करके लग रहा है कि टेक स्पेस में लीड वही करेगा जो एआई इनोवेशन में बहुत आगे जाएगा। कई लोगों से मैंने ये भी सुना कि ये एक तरह का बबल है, जैसे मेटावर्स आया था तो मेटावर्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए गए हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आपने मेटावर्स कब यूज़ किया था, आपको याद है? लेकिन चैट जीपीटी, आई थिंक सो, आपने कई बार यूज़ किया होगा, या फिर आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो फ़ोन में भी एआई है। मेटावर्स हो या ना हो, बट एआई ज़रूर है। तो एआई हर कोई यूज़ कर रहा है और हर सेक्टर में एआई की ज़रूरत है। हेल्थ सेक्टर में ज़रूरत है, एजुकेशन में ज़रूरत है, या फिर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें ज़रूरत है, लॉजिस्टिक्स में ज़रूरत है, साइंस में ज़रूरत है, रिसर्च, हर सेक्टर में एआई की ज़रूरत है। और एलएलएम जो तगड़ा बनाएगा वो आगे जाएगा। तो बात सिर्फ एलएलएम की ही नहीं है, बल्कि एलएलएम से भी आगे की बात है, एजीआई की बात है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की बात है। अब इंडिया एलएलएम पे तो काम कर रहा है, बट इंडिया को साइड बाय साइड एजीआई पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि 8 से 10 महीने में हो सकता है कि एलएलएम का यूज़ कम हो जाए और एजीआई का यूज़ ज़्यादा हो जाए। एजीआई का एग्जांपल मैं बताता हूँ छोटा सा, उसके बाद ख़त्म करता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो रहा है ये पॉडकास्ट, बाद में अगली बात करेंगे। बट छोटा सा एग्जांपल देता हूँ एजीआई का। ऑपरेटर नाम का एक टूल ओपनएआई ने लॉन्च किया है, जो खुद से काम करता है, खुद से आपके लिए वेबसाइट ओपन करता है, खुद से शॉपिंग करता है, खुद से आपकी टिकट बुकिंग करता है, और आपको कुछ नहीं करना पड़ता। आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट डालना है। आप देखेंगे ब्राउजर ओपन होते हुए, आप देखेंगे कि आपका ऑपरेटर जो है खुद से ब्राउजर पे क्लिक कर रहा है, वेबसाइट पे क्लिक कर रहा है, सब्जियां या फिर कोई भी प्रोडक्ट है उसे कार्ट में ऐड कर रहा है और प्रोसीड टू चेकआउट पे जा रहा है। आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है। तो ये हो सकता है फ्यूचर, हो सकता है कि एलएलएम से भी बात आगे बढ़ जाए। इनफैक्ट ये सारी चीज़ें एलएलएम पे ही टिकी हुई हैं, बट एजीआई काफ़ी बड़ी चीज़ हो सकती है। और यही वजह है कि डीप सीक के उदय के बाद ओपनएआई के जो हेड हैं सैम ऑल्टमैन, उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया कि डीप सीक काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, चैट जीपीटी के बराबर ही काम कर रहा है, लेकिन हम एजीआई पे काम कर रहे हैं जो दुनिया को हैरान कर देगा और वो बहुत जल्द डिप्लॉय कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इंडिया को साइड बाय साइड एजीआई पे भी काम करना चाहिए, ताकि अगर दुनिया एजीआई की तरफ मूव करती है, उससे मार्केट डिसरप्ट होता है, तो इंडिया उस रेस में कम से कम देर ही सही बट एक ऐसा होल्ड रखे ताकि यूएस और चाइना के बीच हमारी भी एक होल्ड हो एआई के रेस में। आपका क्या मानना है, आपका क्या टेक है? हो सकता है कि आप मेरे ओपिनियन से अग्री ना करते हो, मैंने जो कहा है, आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है कि इंडिया किस तरीके से एआई स्पेस में आगे बढ़ेगा, या फिर आपको ऐसा लगता है कि अभी जो हो रहा है सब कुछ ठीक है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है एआई स्पेस में आगे जाने की। कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है। आज के टेक टिप में एक टूल के बारे में बताऊंगा जो ओपनएआई की चैट जीपीटी से भी अच्छा काम कर रहा है फिलहाल।
किमी एआई अगर आपने यूज़ नहीं किया है तो अपने डे टू डे टास्क के लिए किमी एआई यूज़ कर सकते हैं। किमी एआई पे जाकर के आपको साइन अप करना है, अकाउंट बनाना है। यूज़र इंटरफेस चैट जीपीटी जैसा ही ऑलमोस्ट। आपको जो भी क्वेरी, आपको जो भी करना है, फाइल फॉर एग्जांपल एक्सेल शीट जो है उससे आपको डेटा फेच करना है, कुछ ग्राफ बनाना है, या फिर पीडीएफ से फाइल एक्सट्रैक्ट करनी है, पीडीएफ से फोटोज़ निकालनी है, बहुत सारी चीज़ें किमी एआई कर दे रहा है। और अच्छी बात है कि चैट जीपीटी की तरह ये पेड नहीं, ये फ्री मॉडल है, आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। कैसा लगा हमारा ये पॉडकास्ट, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।